हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पर बात करेंगे जिसमें हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इन क्लासेस के PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर आप लोग पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को जरूर चेकआउट कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिट को देख रहे हैं तो उसके पहले लेक्चर से ही आपको सभी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह पहले जानना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आपको जानना चाहिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और उसी को ही अब हम कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बट एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या यह वीडियो चल रहा है या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो वीडियो चल रहा है, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल मुझे नंबरिंग याद नहीं है कि हम किस ऑर्डर में लगा रहे थे, तो आप लोग फिलहाल दूसरा नंबर का यह हमारे पास पॉइंट है जिस इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आप लोग हेडिंग लिखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये एक्चुअली क्या होता है सब कुछ हम समझेंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी बात करना है कि एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम पढ़ चुके थे तो हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई, अभी इसके बारे में आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, समझना इस बात को, हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, वह किस पर डिपेंड करेगा, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला ही देखा था कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाला बदलाव को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, समय के साथ घटता चला जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर बात कर रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हम सपोज कर लेते हैं कि 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच का हमने एक टाइम इंटरवल लिया और उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ चुके 10 से 15 सेकेंड वाला टाइम इंटरवल हमने ले लिया, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 10 से 15 सेकेंड वाला टाइम इंटरवल हमने फिर से उठाया, तो इस सिचुएशन में भी हम अपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिटरमाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसी और टाइम इंटरवल को ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 25 से 30 सेकेंड वाला जो हमने टाइम इंटरवल ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में हम फिर से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, तो हर एक टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, जो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हर एक टाइम इंटरवल में हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जब रिएक्शन हो रहा है तो अलग अलग समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अलग अलग मिलेगा, क्योंकि घट चुका रहेगा। जैसे शुरुआत में अगर हो रहा है रिएक्शन तो उस सिचुएशन में तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना स्टार्टिंग में हमने लिया है उतना रहेगा, बट जब 10 से 15 सेकंड वाले
टाइम इंटरवल में जाएंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो चुका होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट आएगा, साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि पहले वाले से दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कम भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो तो हम कभी भी कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू। तो ऐसे सिचुएशन में यह बात बोला गया कि ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये केमिकल काइनेटिक्स में उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। तब सवाल आया कि आखिर ऐसा कौन सा हम रेट ऑफ रिएक्शन लेकर आएँ जो इसके लिए यूजफुल होगा। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। ठीक है, और इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमारे पास टाइम इंटरवल होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम इंटरवल ले रहे थे, उस टाइम इंटरवल को इतना ज़्यादा छोटा कर देंगे, इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत ही छोटे शब्द के लिए हम उपयोग करते हैं कि किसी का भी वैल्यू अगर हमें बहुत छोटा कर देना है, एकदम छोटा, अनंत रूप से सूक्ष्म करेंगे, इनफाइनेटली स्मॉल करेंगे, यानी कि वह वैल्यू लगभग जीरो हमारे पास पहुंच जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ही हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं 0 से 5 सेकेंड या फिर कोई भी हमारे पास टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल का वैल्यू बहुत ही छोटा, एकदम लगभग जीरो कर देंगे। यानी कि जस्ट फटाक से हम रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बस फटाक से इंस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो चलिए इसके डिफिनीशन पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा इसके डिफिनीशन में कि द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of reactants और products, ठीक है, और products at any particular time, ठीक है, particular time, ठीक है, at any particular इंस्टेंट लिख लीजिए, टाइम यहाँ पर उपयोग सही नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बहुत ही सूक्ष्म टाइम पर बात करेंगे, बहुत ही छोटे क्षण के लिए। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बस एक क्षण के लिए यह हो गया था, तो वैसे ही यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो एनी पर्टिकुलर टाइम तो इज़ नोन, तो इस प्रकार के ही रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, नोन। तो इसको ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टाइम लिख दिया ना, यहाँ पर एक्चुअली इंस्टेंट रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, टाइम नहीं उपयोग वर्ड होगा, यहाँ पर इंस्टेंट वर्ड उपयोग होगा। ठीक है, ओके, इतनी बातें समझ में आई। ये हमने बस उसके डेफिनेशन को बताया जो कि हमने अभी आपको समझाया है। ठीक है, बस हम इंस्टेंट ही फटाक से देखेंगे कि रिएक्शन में क्या बदलाव हो रहा है, कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, चाहे वह रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो। तो उसी को ही जो हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो हम टाइम इंटरवल है, यानी कि टाइम इंटरवल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, T2 - T1 से, चेंज इन टाइम इंटरवल था T2 - T1, जिसे हम कर रहे थे डेल्टा T। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि यह जो डेल्टा T है यह इनफाइनेटली स्मॉल है, यानी कि यह लगभग जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब सवाल आया कि जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ही द्वारा किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेंगे तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को भला क्यों पढ़ लिए,
ये तो हमारे पास टाइम की बर्बादी थी, जब उसका हमें केमिकल काइनेटिक्स में उपयोग ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर उसका जवाब मिलेगा और वह जवाब इसी के ही थ्रू मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का कोई अलग मॉलिक्यूल अलग फार्मूला नहीं होता, यह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से ही आता है और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग के कॉपी में अगर साइड में ज़्यादा जगह होगा तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं फिलहाल नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम उपयोग करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमारे पास टाइम इंटरवल है, जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल। तो जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसको ही हम क्या करेंगे, डेल्टा टी जो हमारे पास है वो एक्चुअली जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब हमारे पास टाइम इंटरवल को हमने इन्फाइनेटली स्मॉल बनाया तो यही जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो गया। तो अब समझ में आया ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने क्यों पढ़ा। ओके, तो हम अगर एक जनरल सा रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, ठीक है, जैसा कि हमने एक जनरल रिएक्शन देखा भी था और उसी के ही सहायता से इसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वह जनरल रिएक्शन क्या है, A टेंड्स टू P, यानी कि हमारे पास A कोई रिएक्टेंट है जो कि P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देन तब ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेल्टा टी जो है वह जीरो के अप्रॉक्स जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि क्या होने वाला है, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट पहले बनाओ, इसके कंसंट्रेशन में बदलाओ माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, यह हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जो डेल्टा टी है वह कहाँ पर टेंड कर रहा है, जीरो पर टेंड कर रहा है, तो हम ऐसा लिख देंगे। इज इक्वल टू, हम प्रोडक्ट से भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें जब लिखेंगे तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, एंड यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो कहाँ पर वेरी कर रहा है, वह जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में जब हम डेल्टा टी को जीरो पर टेंड कराते हैं तो हम किसी भी सूक्ष्म वैल्यू के लिए, ठीक है, एक छोटे वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम डी का वर्ड उपयोग करते हैं, डी वर्ड उपयोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा को हटाकर हम लिखेंगे माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन में हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का यह हमारे पास फार्मूला मिलेगा। तो अभी तक हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा उपयोग करते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम डी उपयोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हमने देखा, इसमें हमने फार्मूला देखा, साथ ही साथ एक रिएक्शन भी देखा। इसमें और भी चीज़ें हैं समझने के लिए, बट हम उतनी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं जिसकी ज़रूरत अब यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करिए, अब आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम बताते हैं आप सभी को कि कोई भी अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उन्हें भी एक्सप्लेन करते हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने में कमी मत रखो, क्योंकि अगर आप आज नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप बाद में फंस जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, अभी रेज करूं, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं, छाप चुके होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे रहिए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि
नोट्स आप सभी के लिए ही लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं समझाते हुए सारी चीज़ों को फटाफट से डिस्कस करते चल सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी अच्छे से बनाइए, क्योंकि बाद में रिवीजन करने के लिए लेक्चर ना देखना पड़े। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जितनी भी चीज़ें ज़रूरत रहेंगी वो जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो मैं बताऊँगा ही, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज़ आप और सभी दोस्तों की तरह घूम सकते थे, बट आपने पढ़ने का डिसीजन लिया है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब उठाना शुरू कर दीजिए। आप ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। अब आप अपने हर एक अच्छे बुरे दिन के जिम्मेदारी आप खुद उठाना शुरू करिए, ठीक है। जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हम बड़े हो चुके हैं, हमारा डिसीज़न हर एक चीज़ सोच समझ कर लेना पड़ेगा। आइए, ठीक है। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, तो फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन, तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास एक जनरल रिएक्शन जैसा हमने पहले लिया था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें स्मॉल सी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पर डी हो जाएगा प्लस यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो स्मॉल डी और स्मॉल ई भी हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, और यहाँ पर ए बी सी जो है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ई जो है वह हमारे पास प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो हम पहले से जानते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस पर बात कर लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, चूँकि यहाँ पर ए हमारे पास इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसे 1/a के फॉर्मेट में लिखेंगे। एंड यहाँ पर हम डेल्टा उपयोग कर रहे थे, बट अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम डी उपयोग करेंगे, और डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, -1/b, माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, रिएक्टेंट होने की वजह से। यहाँ पर डी भी लिखेंगे और यहाँ पर डी टी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, -1/c हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी एंड अपॉन में डी टी हो जाएगा। रिएक्टेंट होने की वजह से निगेटिव साइन, और सी हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना यहाँ पर स्मॉल सी है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम 1/d लिखेंगे और इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि यह प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास डी हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास डी टी हो जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों डी डिफरेंट हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 1/e हो जाएगा क्योंकि यह प्रोडक्ट है, एंड यहाँ पर डी ई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यह किसी भी दिए हुए रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक, ओके। चलिए, अब आप लोग पिछले लेक्चर में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख चुके थे, तो आपको मैंने 2 होमवर्क भी दिया था, और उसकी सहायता से अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ जो हमने रिएक्शंस को पहले डिस्कस किया था उनका ही यहाँ पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पिछला वाला जो 2 होमवर्क मैंने आपको दिया था अगर लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग टेलीग्राम पर शेयर करिएगा हमें। अभी नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर आप लोगों को लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा फिर से, और इस लेक्चर को, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ही रिएक्शन से शुरू करते हैं। पहले रिएक्शन में हमने देखा था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस का एक दूसरे से रिएक्शन हो रहा था तो हमारे पास बन रहा था कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। और यह जो कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ठीक है, ओके, तो यह हमने लिख लिया।
अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, साथ ही साथ 1 है। तो ऐसा सिचुएशन में जो हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पर मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, थोड़ा तेज़ी से ही लिखूँगा क्योंकि ये पहले ही हम लिख चुके थे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास होगा, रिएक्टेंट होने की वजह से माइनस साइन लगेगा, यहाँ पर डेल्टा आएगा और यहाँ पर हमारे पास CO अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा। रिएक्टेंट होने की वजह से माइनस डेल्टा Cl2 एंड यहाँ पर हमारे पास डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है इसलिए प्लस हो जाएगा डेल्टा COCl2 एंड यहाँ पर हमारे पास डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का लिखने का तरीका हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा इसका। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आइए बातें करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका यह है कि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, इसका कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं इसलिए हम D वर्ड उपयोग करेंगे। तो D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C एंड अपॉन में DT इज इक्वल टू, रिएक्टेंट होने की वजह से माइनस, यहाँ पर D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड अपॉन में DT। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होने की वजह से प्लस साइन आ जाएगा, तो D ऑफ COCl2 एंड यहाँ पर अपॉन में DT हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इस रिएक्शन का हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख लिया और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख लिया। ऐसे ही और भी हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम जितने अपने पिछले लेक्चर्स में सभी रिएक्शंस को देखे थे उन रिएक्शंस को यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, देन हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को भी, और उन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, छाप चुके? अरे छापने में तो आप मास्टर ही होंगे, भले ही हम पढ़ाने में मास्टर हैं लेकिन आप तो छापने में मास्टर होंगे ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा चलिए, नोट्स बनाते रहना है, नोट्स में कमी नहीं रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूल पत्ती बनाने लग गए, बस हाँ सारी चीज़ें बस सही से लिखी होनी चाहिए। दो कलर या 3 कलर मैक्सिमम पेन यूज करिए, ठीक है। वैसे जब आपको रिएक्शंस लिख रहे हैं तो आप एक और कलर यूज कर सकते हैं, बट रेड कलर मत यूज करिएगा, ठीक है। आप लोग ब्लू, ब्लैक और ग्रीन पेन भी यूज कर सकते हैं, बट रेड कलर मत यूज करिएगा। खैर आइए, तो यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ और रिएक्शंस की तरफ। तो यहाँ पर हमने अपने पहले रिएक्शन को देख लिया था। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है PCl5 का डिकम्पोजिशन हुआ तो हमारे पास बना PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। और ये हमने आप सभी के लिए होमवर्क दिया था कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे। तो अगर लिखे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आइए हम डिस्कस करते हैं। देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा। रिएक्टेंट होने की वजह से नेगेटिव साइन, डेल्टा वर्ड उपयोग होगा, यहाँ पर PCl5 हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, और यहाँ पर डेल्टा T हो जाएगा इज इक्वल टू, या प्रोडक्ट है तो प्लस में हो जाएगा, डेल्टा PCl3 एंड अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारे पास प्रोडक्ट है तो डेल्टा Cl2 एंड अपॉन में डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस यहाँ पर डी वर्ड आएगा और यहाँ पर हमारे पास PCl5 हो जाएगा एंड यहाँ पर DT हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट होने की वजह से प्लस हो जाएगा DPCl3 एंड अपॉन में DT हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट होने की वजह से प्लस आएगा, यहाँ पर D हो जाएगा एंड यहाँ पर Cl2 एंड अपॉन में DT हो जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमने आप सभी को आई थिंक ये वाला दिया था, कौन सा? N2 + 3H2। ठीक है, गिव्स आउट हमारे पास मिल रहा था 2NH3 मिल रहा था। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमने अपना जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखा था उसी का हम उपयोग करेंगे और सारी चीज़ों को लिखेंगे भी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आइए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो मैं रिएक्शन लिखूंगा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। वैसे भी ध्यान रखिएगा, डी जब उपयोग करेंगे तो इंस्टेंटेनियस, डेल्टा उपयोग करेंगे तो एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट होने की वजह से निगेटिव माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 को 1 अपॉन में लिखेंगे, डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट होने की वजह से, तो 1 अपॉन में 2, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एंड ये हमारे पास NH3 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास डेल्टा T हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। अगर इसी का ही हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -D वर्ड उपयोग हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास N2 अपॉन में DT हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर -1 अपॉन में 3 DH2 एंड अपॉन में DT हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर D NH3 एंड अपॉन में DT हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और रिएक्शन दे दिया जाता है, चलिए एक एग्जांपल और भी मैं बता देता हूँ, बट वो आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। एक एग्जांपल हमारे पास है H2 + I2, बहुत ही आसान सा मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2HI बन रहा है, तो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए खुद से और इसी का ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी खुद से लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिए, सारी चीज़ों को डिस्कस हमने कर लिया कि कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको करना है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को मैं अगले लेक्चर में जब पढ़ाऊँगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक वही है, तो अगर उसमें टाइम मिलता है, जो कि मुझे लग रहा है कि हमें करीब 5 से 7 मिनट मिल जाएंगे, तो अगर 5 मिनट भी मिल गया तो हम अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल को भी डिस्कस कर लेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, और अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सभी चीज़ें अभी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें चल रही हैं, तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब अगला लेक्चर जो आएगा वहाँ से हम अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हमारा कहीं भी किसी भी प्रकार से चीज़ें छूटेंगी नहीं, हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अब कल एक जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा तो वहाँ से आपको यह बात पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम कैसे किसी भी रिएक्शन में कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, टाइम दिया गया है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, तो हम कैसे और सभी वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं इन सभी मेथड्स के द्वारा।
ठीक है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए ज़रूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इन सभी क्लासेस के पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।